नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तांडव के आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर आज एक आप डेमो लेक्चर्स के रूप में मुद्रा का पार्ट देखेंगे कि मुद्रा आपको किस तरीके से समझनी है। आपके में मुद्रा एवं बैंकिंग वाला जो है ये पोर्शन दिया गया है वर्ग 1 में, है ना। तो यहाँ पर हम मुद्रा के बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। सभी लोग सेशन में जुड़ जाएं और उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हमने बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं इसके पहले, है ना। उनको भी जाकर आप देखिएगा। उपभोग के संबंध में मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने अर्थशास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र और परिभाषाओं के संबंध में भी आपको बताने का प्रयास किया है। मैंने मौद्रिक नीति के उद्देश्य भी पिछले लेक्चर्स में आपको बताए हुए हैं। तो आप ये सारे लेक्चर्स डेमो लेक्चर्स के रूप में देख सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें समझ में अच्छे से आ रहा है, तो आप एप्लीकेशन पर कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो मुद्रा पर बात करने वाला हूँ। और सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करा करिएगा। लास्ट में कमेंट भी किया करिएगा कि आप हमसे क्या चाहते हैं, तांडव क्लासेस आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अगर कोई दिक्कत होती है तो वो 9589812077 वाले नंबर पर आप बात भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है, कोई समस्याएं हैं, 9589812077 इस वाले नंबर पर आप बात करिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्रा के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये निकल कर आता है कि मुद्रा जो है वो विनिमय का सर्वमान्य माध्यम है या साधन है। यहाँ पर मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, माध्यम और साधन। हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जितने लोग सेशन में जुड़ा करिएगा, लाइक जरूर किया करिए अगर अच्छा लगता है तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता है और आपके दिमाग में भी सवाल आता है कि मुद्रा क्या है। तो मैंने एक लाइन लिख दी शॉर्ट में, एकदम हम बहुत डीप में समझेंगे इसको, बहुत गहराई में जाकर इसको देखेंगे। मैंने लिख दिया मुद्रा जो है, मुद्रा विनिमय का, है ना, मुद्रा विनिमय का सर्वमान्य माध्यम या साधन है। सर्वमान्य माध्यम या साधन है। माध्यम है या मैंने बोला साधन है ना। अब हमें यहाँ पर दो चीजें, अब मुद्रा तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी जेब में अगर 20 का नोट है तो वो भी मुद्रा है। तुम्हारी जेब में अगर 50 का नोट है तो वो भी मुद्रा है। मेरी जेब में भी कुछ पड़े होंगे, है ना, वो भी मुद्रा है, ठीक है। 200 का है, 500 का है, जो भी है ये सब मुद्रा के अंतर्गत आएगा। विनिमय का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि विनिमय का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर मैं बात करता हूं तो विनिमय को बोला जाता है एक्सचेंज। और अगर हम अपनी भाषा में बात करते हैं तो होता है इसका लेन देन, है ना। लेन देन। आप बाजार जाते हो, हाँ, हम बाजार पहुंचते हैं, बाजार जाकर हम उसको मुद्रा देते हैं और वो बदले में हमें कोई वस्तु या सेवा देता है। हमें विनिमय की इतनी परिभाषा तो पता है जी। कालिता जी वेरी गुड इवनिंग। हमें इतनी बात तो पता है, इलियास अली जी, है ना। तो मुद्रा जो है, मुद्रा विनिमय का सर्वमान्य माध्यम या साधन है। और विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज या लेन देन से होता है। मैंने किसी को पैसा दिए, उसने मुझे उसके बदले में वस्तु दी। एक चाय का ही उदाहरण ले लेते हैं कि मैं चाय पीने गया, मैंने उसको 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जितने की भी चाय है मैंने उसको दी, उसने मुझे चाय दे दी, मैंने उसका कंजम्पशन कर लिया, उपभोग कर लिया। अब बात आती है सर माध्यम या साधन क्या है। तो मुद्रा एक मध्यवर्ती वस्तु है। मैं हूं क्रेता, मैं हूं खरीदार और एक व्यक्ति है विक्रेता, एक है सेलर और एक है बायर। तो सेलर और बायर के बीच में एक मध्यवर्ती वस्तु है। मध्यवर्ती वस्तु मतलब बीच की वस्तु है जो लेन देन को संपन्न कराती है, जो लेन देन को सरल बनाती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मुद्रा लेन देन को सरल बनाती है? तो जवाब होगा हाँ बिल्कुल। मुद्रा जो है वो लेन देन को आसान या सरल बनाती है और यह एक मध्यवर्ती वस्तु है। मध्यवर्ती वस्तु का मतलब, जैसे हम देखते हैं कि अगर हमें कोई डील करनी होती है, जैसे मान लो आपको रूम जो है रेंट पर लेना है, तो इंदौर भोपाल जो महानगरों में रहते होंगे, जो अपने घरों को छोड़कर बाहर पढ़ने आते हैं, तैयारी करने आते हैं, तब आप देखते हो कि वो ब्रोकर्स के थ्रू रेंट पर रूम लेते हैं, हॉस्टल्स लेते हैं। या फिर हमें कोई मान लो प्रॉपर्टी परचेज करनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के हमें ब्रोकर देखने को मिलते हैं। ब्रोकर का काम क्या होता है? ब्रोकर का काम ये होता है कि दो पक्षों के बीच में समझौता करवाना। सामने वाले ने बोला कि मैं आपको 5,000 रुपए हर मंथ रेंट लूंगा आपसे, 5,000 रुपए पर आपको हर महीने रेंट देना होगा आपको, है ना।
सर जी ओबीसी नॉन गेस्ट 78 नंबर आए हैं, हो जाएगा, आपका स्टूडेंट हूँ, हो सकता है ना, हो सकता है। 90% चांस है कि आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि नंबर बहुत कम लोगों के आए हैं, अच्छे नंबर बहुत कम लोगों के आए हैं, है ना। 80 के आसपास जनरल का स्कोर सेफ है, तो आप 78 हैं, ओबीसी से हैं, तो आपका हो सकता है ना। तो वेट करिएगा, इंतजार करिएगा। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये बात आप समझ गए। तो मुद्रा क्या है, तो मैं इसको बोल सकता हूं यह एक तरीके की मध्यवर्ती वस्तु है ना। ये सब आपको वहां पर मिलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा के संबंध में असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा के संबंध में सत्य है, और वहां पर आपको चूज करना पड़ेगा। तो मुद्रा मध्य वस्तु की भांति कार्य करती है, मुद्रा मध्यवर्ती वस्तु की भांति, मध्यवर्ती बिचौलिए की भांति, है ना, एक ब्रोकर की भांति मध्यवर्ती वस्तु की भांति कार्य करती है, मध्यवर्ती वस्तु की भांति कार्य करती है। हालांकि मुद्रा के कार्य बहुत सारे हैं, है ना, वो हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ये देख लिया मुद्रा क्या करती है, तो मध्यवर्ती वस्तु की भांति कार्य करती है। यहां पर मैं एक लिख देता हूं बायर है, और एक आपका सेलर है, और बायर और सेलर के बीच में क्या है, मुद्रा है ना। बायर और सेलर के बीच में क्या है, मुद्रा है। आपने इसको मुद्रा दी होगी, इसने आपको क्या दिया होगा, तो वस्तु दिया होगा, इसने आपको वस्तु दिया होगा, और यहां पर आपका मुद्रा आपने इसको सेलर को दिया होगा। तो बायर और सेलर, अब ये बायर और सेलर, खरीददार क्रेता जो है, खरीददार भी बोल सकता हूं, क्रेता भी बोल सकता हूं, बायर भी बोल सकता हूं, सेलर को विक्रेता भी बोल सकता हूं, और सेलर भी बोल सकता हूं। तो ये सारी चीजें आपको कहां पर देखने को मिलती हैं, बाजार में देखने को मिलती हैं। ये सारी चीजें आपको कहां पर देखने को मिलती हैं, तो बाजार में देखने को मिलती हैं। अगर मैं बोलूं कि यार एक टापू है, और टापू में एक परिवार रहता है, तो क्या उसके लिए मुद्रा की आवश्यकता है, तो जवाब होगा नहीं, है ना। तो जवाब होगा नहीं। मैंने बोला टापू है, टापू में एक परिवार रहता है, और एक परिवार को विनिमय करना है, तो क्या उसके लिए मुद्रा की आवश्यकता है, जवाब होगा नहीं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे लोगों की डिमांड्स बढ़ी, वैसे वैसे हमें मुद्रा की आवश्यकता हुई, वैसे वैसे हमें वस्तुओं की खरीदी बिक्री के लिए एक माध्यम की आवश्यकता हुई, वैसे वैसे हमने क्या किया है, तो मुद्रा के चलन को बढ़ावा दिया है ना। तो मुद्रा मध्यवर्ती वस्तु है। मुद्रा क्या काम करती है, तो मुद्रा लेन देन को मैं क्या बोल सकता हूं, विनिमय को आसान बनाती है, लेन देन या विनिमय को आसान बनाती है। अभी पहले मैं आपको मुद्रा की अप्रोच क्लियर कर रहा हूं, है ना। आसान बनाती है मुद्रा, जो है लेन देन को या विनिमय को आसान बनाती है। मेरा वही वाला आपसे सवाल है कि क्या मुद्रा के पहले कुछ चलता था, तो जवाब होगा कि हाँ, मुद्रा के पहले चलता था, वस्तुओं का लेन देन होता था। वस्तुओं का लेन देन हम उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम, या उसी को बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, तो वस्तुओं का लेन देन किया जाता था, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। लेकिन मैं एक सेंटेंस हमेशा बोलता हूं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में दोष उत्पन्न हुए, तब जाके हमने मुद्रा की आवश्यकता को महसूस किया। अब मुद्रा की आवश्यकता महसूस किया, वस्तु विनिमय प्रणाली में दोष उत्पन्न हो गए। सर एक आध एग्जाम्पल दीजिएगा, एक आध एग्जाम्पल ऐसे दो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुझे दोष नजर आ जाए, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुझे दोष नजर आ जाए। तो अगर ये पॉइंट क्लियर है कि विनिमय का सर्वमान्य माध्यम या साधन है, वस्तुओं की खरीदी बिक्री को आसान बनाती है, या मध्यवर्ती वस्तु की भांति कार्य करती है, लेन देन को आसान बनाती है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि मुद्रा सभी वस्तुओं की, मुद्रा सभी वस्तुओं और सेवाओं की सर्विसेज की, है ना, सेवाओं की खरीदी बिक्री को आसान बनाती है, खरीदी बिक्री को आसान बनाती है ना, आसान बनाती है। और सबसे बढ़िया है इसका एग्जाम्पल कैश, है ना। जैसे आपके पास मान लो गूगल पे, फोन पे में पैसा है, आपके पास चेक के फॉर्म में पैसा है, चेक भी है आपके पास मान लो कोई डिबेंचर या बंद पत्र है, आपके पास मान लो कोई संपत्ति है ना, संपत्ति है, उसका आपके पास पेपर्स हैं, संपत्ति के, प्रॉपर्टी के पेपर हैं, है ना। और आप कोई सामान लेने गए, मान लो एक बाइक लेने जाते हो, आप बाइक खरीदने जाते हो, और आप बोलते हो ये मेरे संपत्ति के पेपर हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है, आप इसको रख लो और मुझे बाइक दे दो।
अगले सेंटेंस में आप बोलते हैं कि आप एक काम करो, चेक रख लो और बदले में मुझे बाइक दे दो। अगले सेंटेंस में आप बोलते हैं कि मैं आपको फोन पे गूगल पे कर देता हूं, आप मुझे बाइक दे दो। और अगला एक पल होता है ऐसा जिसमें मैं बोलता हूँ ये मेरे पास कैश है और तुम मुझे बाइक दे दो। अब मैंने ये आपको 3-4 एग्जाम्पल दिए कि मैं उसको डिबेंचर भी दे सकता हूँ, बंध पत्र भी दे सकता हूँ, एक कागज का टुकड़ा है ना। बंध पत्र मैं समझाऊंगा आगे चलकर कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, प्रतिभूतियों में आता है, सिक्योरिटीज में आता है, वो हम पढ़ेंगे जब वित्त बाजार पढ़ेंगे तब। तो मैंने उनसे बोला है कि भैया आप बंध पत्र ले लो, आप मेरी प्रॉपर्टी के कागज रख लो गिरवी के फॉर्म में, है ना। या फिर आप उतनी वैल्यू का आप क्या कर सकते हो, 1 लाख की मेरी प्रॉपर्टी है, 1 लाख की बाइक है, आप ये रख लो, मुझे ये दे दो, है ना। बाइक दे दो, 1 लाख की बाइक दे दो, 1 लाख की मेरे प्रॉपर्टी के पेपर है, 1 लाख की प्रॉपर्टी आप मार्केट में उसको सेल आउट कर सकते हो। मैं उसको बोलूँ फोन पे गूगल पे ले लो, यूपीआई के थ्रू पैसा ले लो, या फिर मैं उसको कैश दे दूं। तो सबसे जल्दी जो दुकानदार है, बाइक जो बेचने वाला है, वो सबसे ज्यादा वो क्या चाहेगा कि उसे कैश दे दिया जाए, या उसे गूगल पे फोन पे कर दिया जाए, या फिर उसे बंध पत्र दे दिया जाए, या फिर उसे संपत्ति के कागज दे दिए जाए, या फिर उसे चेक दे दिया जाए। वो सबसे ज्यादा सुविधाजनक काय में होगा, सबसे ज्यादा वो प्रेफर काय को करेगा। वो कैश मांगेगा, बंध पत्र मांगेगा, प्रॉपर्टी के पेपर मांगेगा, कैश लेगा वो, है ना। मतलब उसको कैश लेने में ज्यादा संतुष्टि होगी। तो सुविधाजनक बनाया कि नहीं बनाया पैसे ने, मुद्रा ने, ठीक है। तो मुद्रा में पैसा हम बात करेंगे, कैश की हम बात करेंगे कि जो नगद लेन देन होता है वो सबसे सरल बनाता है लेन देन को या विनिमय को, है ना। हम आगे उस पर बात करेंगे। तो मुद्रा सभी वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी बिक्री को क्या बनाती है, तो आसान बनाती है। मैंने बोला कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जाओ जहां पर व्यक्ति विशेष अर्थव्यवस्था है। तो मैं अगर ऐसा पॉइंट लिखता हूं कि व्यक्ति विशेष अर्थव्यवस्था में क्या मुद्रा की आवश्यकता होती है, मैंने बोला है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जो व्यक्ति विशेष हो वहां पर मुद्रा की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। और इसके पहले मैंने आपको बोला भी था कि एक परिवार है, टापू में रहता है, तो क्या उन्हें लेन देन की आवश्यकता है, या उन्हें अगर लेन देन की आवश्यकता है तो क्या उन्हें मुद्रा की आवश्यकता है ना। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, मुझे जवाब दीजिएगा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी, मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे चुका हूं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो व्यक्ति विशेष हो, इसमें बाजार नाम की कोई चीज नहीं है ना, जो व्यक्ति विशेष हो, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो व्यक्ति विशेष हो, वहां विनिमय की आवश्यकता नहीं होगी, वहां विनिमय की आवश्यकता नहीं होगी। वेरी गुड, है ना। हाँ, रीता सिंह ने, माइक क्राफ्टी ने यस बोला है, एकदम सही है आप लोगों का। यह एक ऐसी यह हटा दो, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो व्यक्ति विशेष हो वहां विनिमय की आवश्यकता नहीं होगी, वहां विनिमय की आवश्यकता नहीं होगी। जब विनिमय की आवश्यकता नहीं होगी, एक्सचेंज ही नहीं होगा, है ना, वहां विनिमय की आवश्यकता नहीं होगी, तो मुद्रा का भी कोई काम नहीं होगा। तो मुद्रा का भी कोई काम नहीं होगा, मुद्रा का भी कोई काम या मुद्रा का भी कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था कैसी है, व्यक्ति विशेष है। अर्थव्यवस्था कैसी है, व्यक्ति विशेष है। सर जी एफएसओ का फॉर्म इकोनॉमिक्स वाले डाल सकते हैं क्या, मतलब नहीं, वो तो साइंस बैकग्राउंड वाले डाल सकते हैं, है ना किरण जी, वो साइंस बैकग्राउंड वाले डाल सकते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में तुम्हें मैं लेकर जा रहा हूं जो केवल व्यक्ति विशेष है और एक टापू में एक परिवार रहता है, उसे मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी। मैं यहाँ पर उदाहरण भी लिख देता हूं कि उदाहरण के तौर पर, क्योंकि वहां उदाहरण के तौर पर एक टापू में, उदाहरण के तौर पर एक टापू में एक परिवार रहता है, एक परिवार निवास करता है, एक परिवार निवास करता है। इस परिवार को मुद्रा की आवश्यकता, इस परिवार को मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी, इस परिवार को मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये कैसा है, व्यक्ति विशेष है और एक टापू में केवल एक ही परिवार रह रहा है ना। एक टापू पर मान लो कोई परिवार रहता है, वहां मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं होती। सर हम मुद्रा का प्रयोग कहां पर करते हैं, तो सबसे पहला ये होगा कि जहां पर एक से अधिक आर्थिक एजेंट होते हैं।
अब प्रश्न ये आता है कि मुद्रा की हमें आवश्यकता पड़ी, मुद्रा का हम उपयोग जो करते हैं वो कहां पर करते हैं। तो मैं बोलूंगा ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर एक से अधिक आर्थिक एजेंट हो वहां मुद्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर बाजार समव्यवहार होता है। मतलब कहने का कि बाजार में जाते हैं और वहां पर कई सारे आर्थिक एजेंट होते हैं, वहां पर दुकानें होती हैं, हम पैसा लेकर जाते हैं, दुकानों से सामान खरीदते हैं, उनको पैसा देते हैं। तो यहाँ पर एक माध्यम के रूप में काम करता है क्या, जिसका नाम है मुद्रा, और वही विनिमय को या वही लेन देन को आसान बनाता है। तो एक से अधिक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां एक से अधिक आर्थिक एजेंट हो। एक से अधिक आर्थिक एजेंट का मतलब क्या है, तो एक से अधिक आर्थिक एजेंट का मतलब है कि यहां पर बायर भी हैं और यहां पर सेलर भी हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां एक से अधिक आर्थिक एजेंट हो, एक से अधिक आर्थिक एजेंट हो जो बाजार के माध्यम से समव्यवहार करते हो, जो बाजार के माध्यम से, हमें कुछ चाहिए तो बाजार में जाते हो, हाट लगता है गांव में, हाँ, बाजार के माध्यम से समव्यवहार करते हो, बाजार के माध्यम से समव्यवहार करते हो, वहां मुद्रा की आवश्यकता होती है। वहां मुद्रा की क्या होती है, तो हम बोलेंगे वहां मुद्रा की आवश्यकता होती है। अगर इतनी ये दो स्लाइडें आपको समझ में आ गई हों तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने बोला एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो व्यक्ति विशेष हो, वहां विनिमय नहीं होगा, वहां पर मुद्रा का कोई काम नहीं होगा। एक परिवार है, टापू में रहता है, ना तो वहां पर कोई विनिमय मिलता है, ना ही हमें मुद्रा की वहां पर आवश्यकता होती है। लेकिन जब मैं अर्थव्यवस्था ऐसी देखता हूं जहां पर एक से अधिक आर्थिक एजेंट है, बाजार के माध्यम से वो लोग आपस में समव्यवहार करते हैं, वहां पर हमें मुद्रा की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, तो ये दोनों स्लाइड्स अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप मुझे थम्स अप करके बता दीजिए, है ना। ठीक है, अब मान लो एक उसने सवाल दिया, मान लो सवाल दिया कि यदि विनिमय तो हो रहा है लेकिन मुद्रा के बिना हो रहा है, यदि विनिमय, यदि एक्सचेंज, यदि लेन देन, मैं बोल चुका हूं आपको कि आप इसे एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, आप इसे लेन देन भी बोल सकते हैं। हाँ सर, ये एक ही शब्द है सारे, है ना। यदि विनिमय बिना मुद्रा के हो रहा है, यदि विनिमय बिना मुद्रा के हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यदि विनिमय बिना मुद्रा के हो रहा है, बिना मुद्रा के हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम पढ़ चुके हैं, जो प्राचीन काल में चलता था, जो सिंधु घाटी सभ्यता में चलता था। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में चलता था। तो यदि विनिमय तो हो रहा है लेकिन मुद्रा के बिना हो रहा है, यदि विनिमय बिना मुद्रा के हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है, तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है, तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है, बार्टर सिस्टम कहा जाता है। अब यहां पर मैं उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति कोई भी है, ABCD मान लो, ए नाम का कोई एक व्यक्ति है और ये बढ़िया हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ, और इसके व्यक्ति के पास चावल ज्यादा है, चावल इसके पास अधिशेष में है, चावल इसके पास अधिशेष में है, मेरी बात समझिएगा, चावल का उत्पादन इसके पास ज्यादा हो गया है, चावल इसके पास अधिशेष में है, इसको वस्त्र की आवश्यकता है। ये मैं टोटल NCERT के एग्जांपल दे रहा हूं आपको, है ना। जैसे मैंने एक टापू वाला एग्जांपल दिया कि टापू में मान लो कोई परिवार रहता है ना, तो वो मैंने जो है आपको कहां से उठाया है, तो NCERT से एग्जांपल उठाया है। चावल, क्योंकि आप वर्ग 2 के पेपर देखोगे तो टोटल उन्होंने जो अप्रोच बनाई है वो NCERT की ही बनाई है। यहां पर इसके पास चावल अधिशेष में है और इस व्यक्ति, अब ये चावल जब ज्यादा है तो चावल तो मांगेगा नहीं है, और इसको आवश्यकता किसकी है, वस्त्र की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है। ठीक, अब ये व्यक्ति देना क्या चाहता है, चावल देना चाहता है,
है ना। ये व्यक्ति क्या देना चाहता है, चावल देना चाहता है, और ये व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जिसके पास वस्त्र हो, जिसके पास वस्त्र अधिशेष में हो। तो ये व्यक्ति अगर भाग्यशाली होगा, अगर ये व्यक्ति भाग्यशाली होगा, ये व्यक्ति अगर भाग्यशाली होगा, तो इसको बी नाम का एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा, बी नाम का एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा, बी नाम का एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके पास वस्त्र अधिशेष होंगे, जिसके पास वस्त्र अधिशेष होंगे, और इसको क्या होगी, तो वस्त्र अधिशेष होंगे, और इस व्यक्ति को चावल की आवश्यकता होगी, इस व्यक्ति को चावल की आवश्यकता होगी, चावल की आवश्यकता है। तो अगर ये व्यक्ति भाग्यशाली है, हाँ ये भाग्यशाली होगा कि इतनी भीड़ में, है ना, इतनी भीड़ में अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि हम दोनों की जो नीड्स हैं वो कॉमन हैं, उभय हैं, मिलती जुलती हैं, कि सामने वाले को चावल चाहिए है, मुझे कपड़ा चाहिए है, तो मैं भाग्यशाली हूंगा अगर मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो, है ना। तो अब ये व्यक्ति इसको क्या दे रहा है, तो तुम्हारा जवाब होगा कि ये व्यक्ति इसको चावल दे रहा है। ए से बी की ओर क्या जा रहा है, देखो ये चावल जा रहा है, ये तीर नहीं चला रहा हूं, ये चावल जा रहे हैं। अब ये जो व्यक्ति है बी व्यक्ति ए व्यक्ति को क्या दे रहा है, तो तुम्हें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा कि ये व्यक्ति क्या दे रहा होगा, वस्त्र दे रहा होगा। तो दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। ए भाई साहब को क्या चाहिए थे, वस्त्र चाहिए थे, और बी भाई साहब को चावल चाहिए थे, और ऐसा व्यक्ति ए को मिल गया बी के लिए, और बी को मिल गया ए के लिए, मतलब दोनों व्यक्ति मिल गए और दोनों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली। और इसको बोला जाता है कि यह कैसा संयोग है, यह उभय संयोग है। ये ऐसा संयोग था कि दोनों की आवश्यकताएं जो थी वो पूरी हो रही थी। ऐसे संयोग को क्या बोला जाता है, ऐसे संयोग को उभय संयोग बोला जाता है। यदि मुद्रा के बिना विनिमय हो, विनिमय तो हो रहा है, कैसे, लेन देन तो हो रहा है, कैसे, चावल जा रहा है और वस्त्र आ रहे हैं, एक वस्तु जा रही है, दूसरी वस्तु आ रही है, मतलब हमने एक हाथ से चावल को दिया है और दूसरे हाथ से हमने किसको लिया है, कपड़ों को लिया है, मतलब ये जा रहा था और एक आ रहा था, चावल जा रहा था और वस्त्र आ रहे थे, तो लेन देन तो हो रहा था ना, हाँ सर, विनिमय तो हो रहा था ना, हाँ सर। तो ऐसी प्रणाली को, ऐसे सिस्टम को हमने बार्टर सिस्टम बोला है, वस्तु विनिमय कहा है, क्योंकि यहाँ पर वस्तुओं का क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है। हम सब करके बताइए कि सर ये बात हमें समझ में अच्छे से आ गई है ना, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। लेन एंड देन हो रहा है, राधे राधे, है ना, वेरी गुड। चलो आइए अब हम थोड़ा सा वस्तु विनिमय पर बात कर लेते हैं कि वस्तु विनिमय में दोष उत्पन्न हुए, वस्तु विनिमय प्रणाली दोषपूर्ण क्यों। एक सवाल आया कि क्या ये चलता रहता, क्या दिक्कत थी, हम वस्तुओं का लेन देन करते रहते और इस प्रणाली को हम आगे भी तो कंटिन्यू कर सकते थे, इस प्रणाली को हम आगे भी तो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन आप बोल रहे हो कि वस्तु विनिमय प्रणाली दोषपूर्ण है। बताओ हमें कैसे दोषपूर्ण है। मैंने तुमसे बोला कि चावल शीघ्र नाशी है या नहीं है, मैंने तुमसे बोला चावल शीघ्र नाशी है या नहीं है, मुझे बताओ चावल शीघ्र नाशी है या नहीं है, चावल जल्दी से खराब हो सकता है या नहीं है, हाँ या ना। चावल जल्दी से खराब हो सकता है या नहीं हो सकता है, चावल जल्दी खराब हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुझे जवाब दीजिएगा। इसको, इसका कंपैरिजन करना मुद्रा से, मुद्रा से, है ना। क्या मुद्रा खराब हो सकती है, मुद्रा, क्या मुद्रा नाशवान है, तो मुद्रा के संबंध में होगा मुद्रा नाशवान वस्तु नहीं है, मुद्रा का नाश संभव नहीं है, मुद्रा नाशवान वस्तु नहीं है, मुद्रा नाशवान वस्तु नहीं है, मुद्रा का नाश संभव नहीं है। चावल खराब हो सकता है, चावल में कीड़े पड़ जाते हैं, तो क्या आप उनको यूज करते हो, नहीं करते, है ना। चावल में नमी हो जाती है, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो चावल का शीघ्र नष्ट होना संभव है।
है ना। क्यों? अब जैसे मान लो, मेरी बात समझना, चावल शीघ्र नाशी है, मतलब ये क्या हो सकते हैं, नष्ट या नाश हो सकता है, नष्ट या नाश हो सकता है, नष्ट या नाश हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पास मान लो, अगर मेरे पास खाते में पैसे हैं, या मेरे पास कैश पैसा है, या मान लो मेरे पास संपत्ति है, या मेरे पास बंद पत्र है, मैंने उसका लेमिनेशन करा कर रखा हुआ है, तो क्या इसका नाश हो सकता है? नहीं, इसका नाश नहीं हो सकता, है ना। तो मुद्रा नाशवान वस्तु नहीं है। नष्ट या नाश किसका हो सकता है? चावल का। अब मान लो चावल जो है आपके पास, चावल रखने के लिए, है ना, चावल रखने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, स्थान की अधिक आवश्यकता होती है, स्थान की अधिक आवश्यकता होती है। चावल रखने के लिए स्थान की अधिक आवश्यकता होती है, स्थान की अधिक आवश्यकता होती है। मैंने बोला 10 किलो चावल रखना है, और 10 किलो चावल, एक एज्यूम कर लो कि 10 किलो चावल 200 रुपए के हैं, तो 10 किलो चावल रखने के लिए ज्यादा जगह लगेगी, या 200 रुपए रखने के लिए ज्यादा जगह लगेगी। तो यहां पर हम बोलेंगे मुद्रा को संचित बड़ी आसानी से किया जा सकता है, मुद्रा को संचित बड़ी आसानी से किया जा सकता है, किया जा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, मतलब मुद्रा का क्या हो सकता है? संचय हो सकता है। अब इस सेंटेंस को मैं ऐसा लिख सकता हूं, मुद्रा का संचय मतलब इकट्ठा करना हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या लगता है? स्थान, या हम बोल सकते हैं कि जगह की कम आवश्यकता होती है। मुद्रा को इकट्ठा करना है, मुद्रा को रखना है, तो हमें क्या लगेगा? स्थान कम लगेगा। लेकिन चावल रखने के लिए हमें स्थान की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक। अब मैं अगर बात करता हूं, तो मुझे यहाँ पर बार्टर सिस्टम में क्या करना पड़ेगा? जरूरतमंद व्यक्ति को खोजना पड़ेगा, जरूरतमंद व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी। जरूरतमंद व्यक्ति की खोज, कैसा व्यक्ति? जरूरतमंद व्यक्ति की खोज हमने उदाहरण में देखा था, उदाहरण में देखा है कि ऐसा व्यक्ति चाहिए, जिसके पास, हमने उदाहरण में देखा है कि ए को ऐसा व्यक्ति चाहिए, जिसके पास वस्त्र अधिशेष हो, ए को ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास वस्त्र अधिशेष हो, तथा बी को ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास चावल अधिशेष हो, है ना। इससे आसान लैंग्वेज कुछ नहीं हो सकती, इससे आसान बच्चों टाइप, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। हाँ, कि भैया ये अब देखो, जरूरतमंद व्यक्ति की खोज करनी पड़ रही है। उदाहरण में हमने देखा भी है कि ए को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसके पास वस्त्र अधिशेष हो, और बी को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसके पास चावल अधिशेष हो। अगर उभय संयोग होगा, अगर दोनों लोग एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, तो दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। अब इस 121 करोड़ से ज्यादा जो जनसंख्या वर्तमान में हो गई है, ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना, उभय संयोग वाले व्यक्तियों को ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुद्रा आया है। इसकी बुराई करूंगा, इसकी तारीफ करूंगा, इसको किनारे करूंगा, इसको आगे लाऊंगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूं। अब मैं अगर जरूरतमंद व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, तो मुझे अपना समय भी खर्च करना पड़ेगा, है ना, और कुछ साधन भी जुटाने पड़ेंगे। मतलब साइकिल से भी जा सकता हूँ, बैलगाड़ी से भी ढूंढूंगा, बाइक से भी ढूंढ सकता हूँ उस व्यक्ति को, है ना, पैदल भी ढूंढ सकता हूँ उस व्यक्ति को, घर घर में जाऊंगा, तो घर घर में जाऊंगा तो मेरा समय भी यूज हो रहा है। साधन के रूप में मैंने साइकिल भी, अपनी एनर्जी को भी वेस्ट किया है ना। तो समय व जरूरतमंद
व्यक्ति की तलाश में, जरूरतमंद व्यक्ति की तलाश में समय व साधनों का अनावश्यक रूप से व्यय होता था, अनावश्यक रूप से व्यय होता था, अनावश्यक रूप से व्यय होता था। मतलब हमारा समय भी बर्बाद हो रहा है और हमारे उस जरूरतमंद व्यक्ति को ढूंढने में साधन भी बर्बाद हो रहे हैं, इनका भी क्या हो रहा है, तो व्यय हो रहा है ना, इनका भी क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरी इतनी बातें समझ में आई हो तो मुझे बता दो कि हाँ सर, हमें मुद्रा के संबंध में, वस्तु विनिमय के संबंध में बहुत सारी बातें समझ में आ गई हैं, बहुत सारी बातें आ गई हैं, है ना समझ में। जैसे चावल की बात करूं तो मैंने यहां पर लिखा था कि चावल शीघ्र नाशी है, नष्ट या नाश हो सकता है, एक निश्चित समय तक ही, एक निश्चित समय तक ही संचित किया जा सकता है, एक निश्चित समय तक ही संचित किया जा सकता है। अगर तुम बोलो सर 100 साल के लिए चावल को संचित करना है तो नहीं हो पाएगा साहब, आई एम सॉरी, है ना। एक निश्चित समय तक के लिए ही चावल का संचित किया जा सकता है। और ये चावल का संचय हम कब करेंगे, पूर्ण उपभोग के बाद। हमने इसको खूब सारा खा लिया है पेट भर के, पूर्ण उपभोग के पश्चात, पूर्ण उपभोग के पश्चात हम क्या कर रहे हैं, हम इसका संचय कर रहे हैं, हम इसको स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये जगह भी ज्यादा ले रहा है। और क्या हो रहा है, तो और इसके अलावा जब हम चावल को बेचने जाते हैं, बेचने का मतलब चावल को देने के लिए जाते हैं, कपड़े को लेने के लिए जाते हैं, तो इसमें हमारा समय भी जाता है और साधन भी जाता है उस जरूरतमंद व्यक्ति को खोजने में। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हो गई, असफल रही और उसके स्थान, उसका जो स्थान ले लिया विनिमय के माध्यम के रूप में, पहले वस्तुओं का जो यूज होता था, अब उसका स्थान मुद्रा ने ले लिया। थम्स अप कर दो सर, है ना, थम्स अप कर दो। क्या मुद्रा केवल यही काम करती है, मुद्रा और काम कोई नहीं करती है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मुद्रा के और भी काम है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुद्रा और क्या करती है, तो जवाब होगा कि मुद्रा जो है वो अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी करती है। यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मुद्रा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी करती है, मुद्रा अन्य उद्देश्यों की, मुद्रा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी करती है ना। बहुत आसान लैंग्वेज है ये, और यही लैंग्वेज इकोनॉमिक्स में समझ में आती है। आसान एग्जाम्पल दिए जाएं, निजी जीवन से जुड़े एग्जाम्पल दिए जाएं तो ही ये आपके काम के हैं। क्या मुद्रा लेखा की इकाई है? मेरे पास एक जो है वॉच है, मान लो, ठीक है, कलाई घड़ी है, उसकी कीमत 500 रुपए है, तो ये लेखा की इकाई हो गई ना। मैंने बोला मैंने एक पेंसिल 2 रुपए की खरीदी है, मैंने बोला कि मैंने एक कलम 10 रुपए की खरीदी है, तो क्या मुद्रा को लेखा की इकाई बोला जाता है? लेखा की इकाई मतलब हम उसको मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तब हमारे लिए वो मददगार होती है, हमारे लिए आसानी से वो क्या है, अकाउंट सीट जो है, नोट सीट जो है, वो आराम से बनवा देती है। मुद्रा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है, तो मुद्रा क्या करता है, तो मुद्रा, मैंने बोला मुद्रा लेखा की इकाई भी है, लेखा की इकाई भी है, मुद्रा लेखा की इकाई भी है। आपने पूछा सर आप इसको किस आधार पर बोल रहे हो कि लेखा की इकाई के रूप में कार्य करती है? मुद्रा लेखा की इकाई के रूप में कार्य करती है, के रूप में भी कार्य करती है, मुद्रा लेखा की इकाई के रूप में भी कार्य करती है। अब मैंने बोला मुद्रा लेखा की इकाई के रूप में भी कार्य करती है, कैसे? आओ, मैंने बोला एक पेंसिल की कीमत है, एक पेंसिल की या एक पेंसिल का मूल्य है 2 रुपए, एक पेंसिल का मूल्य है 2 रुपए, और मैंने बोला एक कलम का मूल्य है, एक कलम का मूल्य है 10 रुपए, एक कलम का मूल्य है 10 रुपए। अब मैंने तुमसे बोला पेंसिल व कलम के मूल्य का, पेंसिल व कलम के मूल्य जो हैं के सापेक्ष मूल्य निकाल कर बताओ, मतलब इन दोनों की तुलना करके बताओ
कि मैं कितनी पेंसिल और कितने पेन, है ना, मतलब मैं एक पेन के मूल्य पर, एक कलम के मूल्य पर कितनी पेंसिल खरीद सकता हूं, है ना, एक कलम के मूल्य पर मैं कितनी पेंसिल खरीद सकता हूं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि एक कलम बराबर 5 पेंसिल। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक कलम बराबर 5 पेंसिल, ऐसा अगर मैं लिख सकता हूं तो मुझे बता दो, क्योंकि मैंने इनके सापेक्ष मूल्य निकाले हैं। एक कलम का मूल्य कितना है, 10 रुपए। अब मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो मुझे 2-2 रुपए वाली 5 पेंसिल मिल जाएंगी कि नहीं मिलेंगी? हाँ सर, ये तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। तो एक कलम 5 पेंसिल के बराबर है। या तो मैं एक कलम खरीद लूं या फिर मैं 5 पेंसिल खरीद लूं, क्योंकि एक कलम का मूल्य 10 रुपए है और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपए है। 2 रुपए जब तक मैं खरीदता जाऊंगा जब तक वो 10 रुपए ना बन जाए, क्योंकि मुझे एक कलम के मूल्य के बराबर ही पेंसिल खरीदनी है। तो दूसरी खरीदूंगा तो 4 लगेंगे, तीसरी पेंसिल खरीदूंगा तो 6 लगेंगे, चौथी खरीदूंगा तो 8 लगेंगे, और 5 जब मेरी पेंसिल पूरी हो जाएंगी तब मेरे कलम के मूल्य के बराबर, मतलब मेरी जेब से 10 रुपए निकल जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, है ना। तो सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य मौद्रिक रूप में, मौद्रिक इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। मैंने यहां पर एक सेंटेंस बोला है इन सबको देखते हुए कि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को, या के, है ना, हाँ 5, यस 5 ही खरीद पाएंगे, बिल्कुल सही है ना। सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई के रूप में, सेवाओं के मूल्य या का मूल्य, सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई के रूप में, मौद्रिक, मौद्रिक इकाई मतलब ये 5 पेंसिल, है ना, मौद्रिक इकाई के रूप में, मौद्रिक इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, मौद्रिक इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ठीक, तो मुद्रा क्या लेखा की इकाई है? तो अब तुम जवाब दोगे हाँ सर, मुद्रा जो है वो लेखा की इकाई है। तो मुद्रा का केवल एक उद्देश्य नहीं है, विनिमय का माध्यम बस नहीं है, मुद्रा लेखा की इकाई के रूप में भी कार्य करता है। एक कलम से 5 पेंसिल खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि एक कलम की कीमत 10 रुपए है, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है। अगर मान लो कोई ऐसा तुम्हें सेंटेंस दे दे, ऐसा तुम्हें कोई सेंटेंस दे दे और इसमें एक का वैल्यू बता दे, एक का वैल्यू उसने बता दिया कि भैया पेंसिल 2 रुपए की है, तो अब तुम इससे बड़ी आसानी से बता सकते हो कि कलम 10 रुपए की होगी, तब जाकर वो एक कलम में 5 पेंसिल खरीद पा रहा है। मैंने तुम्हें केवल पेंसिल का मूल्य बताया है और तुमने कलम का मूल्य अपने आप निकाल के दे दिया, है ना। आपने मुझे इस तरीके से, तो एक कलम की कीमत अगर मैं आपसे पूछता हूं तो 5 पेंसिल के बराबर हो जाती है, क्योंकि कलम और हमने पेंसिल की क्या कर लिया है, सापेक्ष कीमत या सापेक्ष मूल्य की गणना कर ली है। अब मैं आपसे बोलूं कि यदि वस्तु की कीमत मुद्रा के रूप में बढ़ती है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वस्तु की कीमत मुद्रा के रूप में बढ़ती है, मुद्रा के रूप में बढ़ती है, अगर मुझे टेक्निकल लैंग्वेज यूज करनी होती तो मैं लिखता वृद्धि, लेकिन मैं लिख रहा हूं बढ़ती है। यदि मुद्रा की कीमत यदि वस्तु की कीमत, माफ करिए, यदि वस्तु की कीमत मुद्रा के रूप में बढ़ती है, मुद्रा के रूप में बढ़ती है, तो उसे कीमत स्तर में वृद्धि कहा जाता है, ये याद रखना है। तो उसे कीमत स्तर में, तो उसे कीमत स्तर में वृद्धि कहा जाता है, तो उसे कीमत स्तर में वृद्धि कहा जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, ये बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, है ना, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर कोई वस्तु की कीमत मुद्रा के रूप में बढ़ रही है। वस्तु की कीमत का मतलब क्या है, कोई वस्तु है, जैसे एक मान लो वस्तु, एक पेन है ये, है ना, इसकी कीमत अभी 5 रुपए है, ठीक है। अब ये कितने की हो गई, 10 रुपए की हो गई, है ना। तो अब
इसमें अगर मैं देखूं तो क्या वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई है? नहीं, वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। मूल्य तो अलग चीज है, कीमत अलग चीज है। मतलब वस्तु की कीमत जो है वो मुद्रा के रूप में बढ़ गई है, क्योंकि मुद्रा पहले इसमें कितनी खर्च करनी पड़ रही थी? 5। अब कितनी खर्चा करना पड़ रही है? 10। मतलब क्या बढ़ी है कीमत? पहले कितने लगा रहे थे? 5। अब कितने लगा रहे हो? 10। पहले 5 रुपए लग रहे थे ना, हाँ, अब कितने लग रहे हैं? 10 रुपए लग रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो भैया मैंने इस वस्तु को पहले 5 में बेचना चाह रहा था, अब मैं इसको 10 में बेचना चाह रहा हूं, तो वस्तु की कीमत मुद्रा के रूप में बढ़ रही है ना। मुद्रा का रूप ही तो है, 5 से वो कितनी हो गई है? 10 हो गई है। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है? कीमत स्तर में वृद्धि बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? तो कीमत स्तर में वृद्धि बोला जाता है। एक चीज मैंने बोली थी कि आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या मुद्रा की संचय लागत कम होगी या ज्यादा? वस्तुओं की संचय लागत अधिक होगी या मुद्रा की संचय लागत अधिक होगी? मतलब मुझे मुद्रा को रखना है, मेरे पास मान लो 10 बोरे चावल हैं, 10 क्विंटल चावल है, और 10 क्विंटल चावल को मैं मान लो उसका कीमत में अगर आंकूं 10 क्विंटल चावल का, तो 1 क्विंटल चावल एक मान लेते हैं 5,000 का, और 10 क्विंटल मान लेते हैं 50,000 का। तो 50,000 को रखने में मुझे ज्यादा खर्च करना पड़ेंगे, या फिर 10 क्विंटल चावल को रखने में मुझे ज्यादा खर्च करना पड़ेंगे? अब मैं तुमसे इसको एग्जाम्पल में यहां सेट करके पूछता हूं कि मुद्रा को संचय करना तो आसान है ना, मैंने ये बोला मुद्रा का संचय हो सकता है, और मुद्रा का संचय बड़ी आसानी से हो सकता है। तो मुद्रा को संचय करने में, संचय मतलब इकट्ठा करने में लागत कम होती है, लागत कम आती है या ज्यादा आती है? मुद्रा को संचय मुद्रा को संचय करने में लागत कम आती है या ज्यादा आती है? बताइए। तो मुद्रा की संचय लागत कम होती है या ज्यादा होती है? मुद्रा को संचय करने में लागत कम आती है या ज्यादा आती है? कॉस्टिंग। तो तुम जवाब दोगे कि सर मुद्रा को संचय करने में लागत कम आती है ना। तो कम कम लागत पर हम मुद्रा का संचय कर सकते हैं, है ना। कम लागत पर ज्यादा कैसे हो जाएगा? 50,000 तुम्हें रखना है, 50,000 रखने के लिए ज्यादा जगह लगेगी, क्योंकि जगह तो किराया देना पड़ेगा ना। 50,000 रुपए तो जेब में आ जाएंगे। चलता फिरता इंसान 50,000 रुपए जेब में डालकर चल सकता है क्या? तुम 10 बोरे गेहूं जेब में डालकर चल सकते हो? 10 बोरे चावल जेब में डालकर चल सकते हो? कैसे नॉनसेंस जवाब देते हो, है ना। इतना आसान सवाल था, ये तो बनना चाहिए, ये तो बनना चाहिए था, है ना। हाँ, मुद्रा की कम होगी, वेरी गुड, है ना। मैं बोलूं क्या मुद्रा जो है ये दोनों पक्ष, क्रेता और विक्रेता, दोनों पक्षों द्वारा, दोनों पक्षों द्वारा, दोनों पक्षों द्वारा इसे, किसे, मुद्रा को, इसे आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। इसे आसानी से क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है, आनाकानी नहीं करता है। अगर मैं एक मैंने आपसे बोला भी है कि मैं एक शोरूम में गया बाइक खरीदने के लिए, मैंने उसको पैसा दिया, उसने मुझे बाइक तुरंत दे दी, उसने किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करी। दोनों पक्ष से स्वीकार करते हैं। मैंने बाइक स्वीकार कर ली है, और उसको मैंने बदले में क्या दे दिया है? मुद्रा या पैसा दे दिया है। तो मुद्रा जो है, आप बोल सकते हो कि मुद्रा जो है आप क्या कर सकते हो? किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय ग्रहण करने योग्य होती है ना। हाँ जी सर, ठीक है, ट्राइबल किंग, है ना। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय ग्रहण करने योग्य होती है। कोई भी व्यक्ति, किसको पैसा बुरा लगता है? तुम्हें अभी दे दिया जाए, तुम भी तुरंत ग्रहण कर लोगे? समय देखोगे? नहीं सर, दोपहर है। अगर तुमसे बोला जाए जाओ वहां से 50,000 रुपए उठा के लाओ, तो ये थोड़ी बोलोगे धूप है, नहीं नहीं, अरे अभी जा रहे हैं, अभी लेकर आ रहे हैं। पैसा किसको खराब लगता है? तो इसके आगे की बातें करेंगे, है ना, कि धन का संचय मुद्रा के रूप में किया जा सकता है ना। मुद्रा में पर्याप्त, मुद्रा के मूल्य में पर्याप्त स्थायित्व होना चाहिए। स्थायित्व मतलब अब आप देखो कि डॉलर जो है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, रुपए की कीमत घटती जा रही है, तो लोग मुद्रा का संचय करने में थोड़ा सा कतराएंगे, डरेंगे, है ना। तो इसके आगे की कहानी कल डिस्कस करेंगे शाम को 5 बजे। अपनी संख्या को बढ़ाइएगा, और ऑफलाइन मोड पर कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको डेमो लेक्चर्स किस तरीके से फायदेमंद हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।